लास्ट सेशन मैंने आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू के बारे में बताया था। अगर जितनी चीजें बताई हैं उसमें अभी तक कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मेरी बात ढंग से समझे। जो कुछ भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, अगर उसमें किसी को कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, दिक्कत हो, क्वेरी हो, कुछ भी हो, पहले तो आप उसको पूछ लें, तो नहीं तो हम आगे बढ़े। चलिए, ग्रेट। स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। ढंग से सुनेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैंने अभी तक आपको यही बताया कि अभी तक जितना कुछ भी बताया मैं उसको एक बार सम अप कर देता हूँ कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन अकर होता है तो बेसिकली वो दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। या तो वो आपका कैपिटल नेचर का होगा या तो रेवेन्यू नेचर का होगा। अगर कैपिटल नेचर का है देन अगेन वी कैन बाइफरकेट देम इनटू अ रिसीट एज वेल एज एन एक्सपेंडिचर। इफ इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, फिर से हम उसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने कहा था कि आपको ना सबसे पहले हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में डिफाइन करेंगे। वंस इट इज क्लियर टू यू, हमें नहीं लगता उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफाइन कर लिया, तो अब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद कैपिटल रिसीट को भी हम आराम से डिफाइन कर लेंगे। अच्छा जी, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफाइन कर लिया, इसका मतलब तो ये निकला ना कि हमारा जो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और अगर ये फाइनल हो गया कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस नेचर का होता है, तो भाई रेवेन्यू रिसीट को आप पता कर लो ना। यानी एक पॉइंट को पकड़ा, अपने आप सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। और मैंने आपको ये बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। इफ यू जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, इफ यू जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई, इफ यू जस्ट वांट टू बाइफरकेट द एक्सपेंडिचर वेदर द पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, then we are needed to fulfill all of these 5 conditions। मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी, मैंने कहा था सारी की सारी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। फर्स्ट कंडीशन मैंने बताया था कि नॉर्मली नॉर्मली नॉट ऑलवेज, नॉर्मली जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे लार्ज वॉल्यूम में होते हैं। अगर हम कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो कुछ ना कुछ आइडेंटिटी रिसीव होती है, चाहे वो फर्नीचर के फॉर्म में हो, चाहे गुडविल के फॉर्म में हो, चाहे लैंड के फॉर्म में हो, चाहे बिल्डिंग के फॉर्म में हो, एनीथिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ भी, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी आती है ड्यू टू द एक्सपेंडिचर। और जो आइडेंटिटी जनरेट होती है उसको हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं। दैट इज नॉट परचेज फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द बिजनेस। यानी हम उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजेक्शन के लिए नहीं रखते, उसको हम बिजनेस में यूज करते हैं। उसके आने से, और उसकी लाइफ जो होती है 1 साल से अधिक की होती है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। और साथ ही साथ उसके आने से, उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी के जनरेट होने से आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और कैपेसिटी इन्हांस होती है। इफ ऑल दीज 5 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, तो हमें नहीं लगता कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने में कोई दिक्कत आएगी। कहीं दिक्कत नहीं आएगी सर, ये तो आपने हमको लास्ट सेशन में बता दिया था, ये कंडीशन मैंने लिखवा दी थी आपको। तो सर आज क्या करने जा रहे हैं, जो आज करने जा रहे हैं उसके बारे में सुने। मैंने लास्ट सेशन में 2-3 क्वेश्चन भी करवाए, 2-3 पॉइंट भी करवाए थे क्वेश्चंस के। ये क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू के 2 पॉइंट करवाए थे, मैंने कहा था आगे के कुछ बताएंगे और नई नई स्टोरी सुनने को मिलेंगी। तो सर आज कोई स्टोरी है क्या? हाँ, शुरुआत हम अपने बॉलीवुड से करते हैं, अपने हीरो हीरोइंस को पकड़ते हैं। उनको पकड़ने से क्या होता है कि समझ में जल्दी आता है। क्या है स्टोरी, ढंग से सुनेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से। हुआ ये कि ये एक विलेज है, गांव है, बहुत बड़ा गांव है सर। कहाँ है ये? देखिए ना, पेड़ है, छोटे छोटे पेड़ हैं, मतलब होंगे तो बहुत बड़े, लेकिन गांव कितना बड़ा है। अब इस गांव में अमरीश पुरी ने सोचा क्यों ना हम अपना 5 स्टार होटल बनाएं। पिक्चरों में देखा होगा आपने। उसने मिली भगत करके और इस जमीन को खरीद लिया और लोगों से कहा अब यहाँ से निकल जाओ, गांव खाली करो, हम अपना होटल बनाएंगे, 5 स्टार होटल। अब लोग अड़ गए, हम तो कहीं नहीं जाने वाले, मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं यहाँ से। वो भी गया पुलिस स्टेशन, पुलिस लाया, बुलडोजर लाया, बुलडोजर खड़ा हो गया और
सिनेमा की मूवी तैयार होने लगी। जैसे ही उसने कहा चढ़ाओ सारे घरों पर बुलडोजर को, तब तक एक सुनील शेट्टी टाइप का एक इंसान आया बाहर, कहता है नहीं, मेरे रहते कोई इस गांव को कुछ नहीं कर सकता, उसको मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। चढ़ा दो भाई, अमरीश पुरी का चढ़ा दो, ढेर शाण पट्टी कर रहा है, इसके ऊपर चढ़ा दो। तो कहने का मतलब वो रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, क्या किया जाएगा। चलो अमरीश पुरी को दया आ गई, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, वैसे आती तो नहीं। उसने कहा ठीक है, आपका ना जो घर जहां पर है ना, हम टच नहीं करेंगे, हम इस गांव में बड़े बड़े पिलर्स लगाएंगे, बड़े बड़े पिलर्स लगाएंगे, ये बड़े बड़े पिलर्स लगाएंगे, वो पेड़ों से ऊपर लगाएंगे, और उस पिलर्स के ऊपर पूरी एक रूफ डालेंगे, उसके ऊपर हम 5 स्टार बनाएंगे, नीचे आप अपने घर का रहने देना। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कहेंगे नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। मजबूरी कहो या जो कहो, सारे के सारे घरों को वहां से हटाया जाएगा, बट ऑब्वियस है, इसमें सोचना मना है। तो सर अगर सारे घरों को हटा दिया गया, तो इसमें नई बात क्या है? नई बात क्या है कि ये जितने भी घर थे, छोटे मोटे जितने भी घर थे, इनको खत्म किया गया, बुलडोजर चलाया गया, और जमीन को बिल्कुल सपाट कर दिया गया। मेरी बात समझें, बुलडोजर वाले ने लिया 5 लाख रुपए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आया था, उसने अपना 5 लाख रुपए चार्ज किया, चलता बना। पुलिस डिपार्टमेंट, बुलडोजर डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के होते हैं, वो आए, अपना फीस लिए, अपना चले गए। अच्छा जी, जमीन थी 5 करोड़ की, और खर्च कितना हुआ? 5 लाख। जब बुलडोजर चला गया, तो ये बताओ, क्या अब हम उस जमीन पर होटल बना सकते हैं? आप लोगों के जवाब का वेट कर रहा हूं। क्या अब हम उस जमीन पर बिल्डिंग बना सकते हैं? और मैंने कहा ना जी ना, पॉसिबल कैसे है? जमीन पर आप बुलडोजर चला दिया। अरे उसके बाद हॉलीवुड मूवी नहीं देखे हो? अगर कुछ बर्बादी होती है तो कहीं ट्यूबलाइट पुक पुक करती है, आंधी तूफान कुछ ऐसा नहीं होता, कहीं से पानी गिर रहा होता है थोड़ा मोड़ा, तो वो सीन जनरेट होती है। पहले तो उसकी सफाई करवाओ। अरे भाई गांव, मतलब आपने पूरा एक सफाई की है, अब उसको मतलब हटाया है, तो अब सफाई भी करो, सारी चीजें वहां से हटाओ। सारी चीजें हटाने में उसमें 10 लाख रुपए और लग गए। अब जमीन बन गई, अब जमीन इस लायक हो गई कि अब हम इस पर होटल बना सकते हैं। अच्छा जी, अब ये बताओ, जो ये डिमोलिशन चार्ज है, या ये आपका क्लीनिंग चार्जेस हैं, ये कहाँ जाएगा? क्या ये होटल बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा या नहीं? मेरी बात ढंग से समझें पहले। होटल बिल्डिंग की कॉस्ट, जमीन खरीदी, वी नो वेरी वेल, 5 करोड़ की जमीन है। स्टैंप ड्यूटी लगाया, चलिए सर 1 करोड़ की आपने स्टैंप ड्यूटी लगा दी, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, ज्यादा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ कि अभी बिल्डिंग बननी बाकी है, लेकिन उसके पहले हमने बुलडोजर कॉस्ट चला दी, यानी डिमोलिशन चार्जेस कर दिया, और क्लीनिंग कॉस्ट आ गई, ये दोनों मिलाकर 10 लाख रुपए आ गए। अब क्या ये डिमोलिशन एंड क्लीनिंग कॉस्ट हमारी उस होटल बिल्डिंग का हिस्सा बनेंगे या नहीं? इनको क्या हम कैपिटलाइज करेंगे या नहीं? बोलिए। क्या अब हम उसको उसकी कॉस्ट का हिस्सा मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। क्यों भाई? इससे कौन सी हमारी प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, कैपेसिटी क्या बढ़ गई भाई? ऐसा क्या हो गया कि आप इसकी कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं? ये 10 लाख रुपए होटल बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, क्यों भाई? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो, क्यों ऐड कर रहे हो? रीजन तो बताओ हमको। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया रिप्लाई है। जब ये घर टूटेंगे,
तभी तो आप नई बिल्डिंग बना पाएंगे। अदरवाइज ये पॉसिबल कैसे है कि आप नई बिल्डिंग बना लो बिना घर तोड़े। तो मजबूरी है कि हमें अगर नया स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो पुराने स्ट्रक्चर को हमें डिमोलिश करना पड़ेगा। नाउ दैट डिमोलिशन चार्जेस आर नेसेसरी टू इनकर फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस होटल बिल्डिंग। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई द कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन एंड क्लीनिंग चार्जेस शैल बी एडेड। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं। चलिए सर, ये तो बहुत जरूरी चीज थी। अब होटल बिल्डिंग कितने दिनों में तैयार हो जाएगी? 5 स्टार होटल कितने दिन या महीनों में तैयार हो जाएगा? कुछ अंदाजा है? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना? अच्छा, बहुत बढ़िया। 2 साल, 3 साल लग जाएंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मैंने कहा गांव में है, तो गांव में क्या आपको सारे के सारे लेबर और मिस्त्री और इंजीनियर मिल जाएंगे क्या? क्या आपको सारे के नहीं मिलेंगे? एक्स बहुत बढ़िया। इसका मतलब हमें इंजीनियर वगैरह बाहर से हायर करने पड़ेंगे। उनको हम शहर में रखेंगे और डेली सुबह उठा करके उनको गाँव ले जाएँगे, फिर गाँव से शाम को डेली घर ले आएँगे। इस तरह से डेली चलता रहेगा। आधा दिन तो उनका गाँव से शहर, शहर से गाँव में निपट जाएगा। तो भई क्या करें उसके लिए? कुछ है सॉल्यूशन? बहुत बढ़िया मेरे लाल, बहुत बढ़िया। जो आप होटल बिल्डिंग बना रहे हैं ना, इतनी बड़ी जगह है ना, यहीं पर साइड में आप लेबर का क्वार्टर रूम बना लेंगे सारा। अब यहीं पर वो लोग रहेंगे और यहीं पर वो काम करेंगे। उनके खाने-पीने का इंतज़ाम सब इसी ज़मीन पर हो जाएगा। इंजीनियर जितने भी चीज़ें हैं, मेडिकल स्टाफ वगैरह सब यहीं रहेंगे और यहाँ काम करेंगे। अब बताओ, अब चूँकि वो रहेंगे तो कुछ बना तो हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वार्टर्स तो बनाने पड़ेंगे ना, ये रूम्स बनाने पड़ेंगे ना, ताकि वो वहाँ रह सकें। उनको पंखे, बिजली, कूलर, कंस्ट्रक्शन एरिया सब देना पड़ेगा। हाँ सर, तो इसको बनाने में लग गए हमारे 50 लाख रुपए। अब क्या करें? क्या ये कॉस्ट हम होटल बिल्डिंग में ऐड करें या ना करें? वो अब आप लोग बताइए। हुँ, करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे, क्योंकि बिना उन घरों को बनाए हुए आप नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएँगे। अगर कर भी पाएँगे, तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कॉस्ट इफेक्टिव रहने के लिए दैट वाज़ नेसेसरी टू हैव सच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इन दैट पर्टिकुलर लैंड इटसेल्फ। तो आप ये जो 50 लैक्स का जो आप कंस्ट्रक्शन कराएँगे ना, इसको हम कहते हैं टेम्पोरेरी कंस्ट्रक्शन। क्या नाम देते हैं? टेम्पोरेरी कंस्ट्रक्शन। अच्छा सर जी, टेम्पोरेरी कंस्ट्रक्शन में कितनी कॉस्ट लग गई? आई एम सेइंग 50 लैक्स। एज्यूम कर लेते हैं 50 लाख रुपए हमारी टेम्पोरेरी कॉस्ट लग गई। ठीक है सर, ये सब आपने जोड़ दिया। अच्छा, अब बिल्डिंग बन करके तैयार। बिल्डिंग कैसे बनी होगी? आपको मालूम है, सिविल वर्क हुआ होगा, पूरा लेबर कॉस्ट गई होगी, एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स की कॉस्ट गई होगी, इंस्पेक्शन चार्जेस लगे होंगे, सैंड आई होगी, रॉड आया होगा, कंक्रीट आई होगी, सीमेंट आया होगा, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट आई होगी, तमाम तरीके के खर्चे आए होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह, और सब मिलाकर इस बिल्डिंग पर लग गए हमारे 10 करोड़ और 5 स्टार होटल बन गया। अब टोटल हमारी ये कॉस्ट आ गई। होटल बन गया, होटल बन गया, ये बिल्डिंग ये सब हट गया, ये जितना भी आप देख रहे थे ना, पेड़ पौधे, विलेज, वो सब हट गया, ये एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई। अच्छा जी, ये बिल्डिंग बन गई, ये पूरे आपके। अब एक बात बताओ, बिल्डिंग बन गई, इनको यहीं रहने दें, इनको इनको यहीं रहने दें, इनको यहीं रहने दें कि टाटा बाय बाय बोलें? अरे बोलो ना। हटाना, टाटा बाय बाय बोलेंगे, बिल्कुल सही है। टाटा बाय बाय बोलेंगे तो इसका मतलब फिर से हमें सफाई करवानी पड़ेगी, फिर से हमें डिमोलिशन चार्जेस देने पड़ेंगे। पहले तो टेम्पोरेरी कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद फिर उसको डिमोलिशन करवाया, तो ये टेम्पोरेरी हट्स का फिर से डिमोलिशन होगा। मान लेते हैं इसमें लग गया 5 लाख। अगेन दिस अमाउंट वुड बी एडेड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ होटल बिल्डिंग। इट इज नॉट अ नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बिना इस खर्चों को किए आप बिल्डिंग को अपने रनिंग कंडीशन पे नहीं ला सकते। इफ यू जस्ट वांट टू होटल एज योर hotel building, then for that purposes all of these expenditure are important to incur.
क्योंकि बिना इसमें से कुछ को हटाए, मतलब कुछ को हटा दें तो आपकी बिल्डिंग बन नहीं पाएगी या काम नहीं कर पाएगी। तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी? सर अब बताइए, मैं टोटल हम लोग ऐड कर लेंगे। होप सो यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। हमें नहीं लगता अब आपको इसमें कैपिटल और रेवेन्यू में कहीं कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। चलिए, हम अब आपके सामने पॉइंट नंबर 3 रखते हैं। एक नया पॉइंट। अ, हमने एक जमीन खरीदी, ये कोई प्रॉपर्टी खरीदी, और उस प्रॉपर्टी को खरीदने में मैंने लीगल फीस दी। लॉयर को मैंने लीगल फीस दी होगी। मैंने लीगल फीस इसलिए, भैया देख लो जमीन कहीं डिस्प्यूटेड ना हो, या कहीं मॉर्गेज ना हो, कहीं लोन वोन ले करके ना दिया हो, फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रांसेस हो, भैया हमें देख करके बता दो। नाउ दैट इज द वर्क ऑफ द लॉयर। हमने प्रॉपर्टी खरीदी, वो लीगल फीस दी, क्या वो लीगल फीस प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड होगी? क्या वो लीगल फीस प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड होगी? अभिनव, अभिनव, हाँ, और कौन नो सर बोला? नो सर कौन बोला? क्यों बाबू, क्यों ऐड नहीं होगा? टेल मी, टेल मी। अरे बोल लो ना। ये ऐड होगा, क्योंकि बिना लीगल फीस दिए आप प्रॉपर्टी को क्यों बाय करेंगे, या बिना उसका ओपिनियन लिए आप प्रॉपर्टी को बाय नहीं कर सकते या नहीं करना चाहेंगे। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पे 2, 4, 10 हजार रुपए अगर लीगल फीस पर जा रहा है, आप बिल्कुल खर्च करना चाहेंगे, एक बार नहीं दो दो बार खर्च करना चाहेंगे। मेरी बात ढंग से समझें। तो ये इंपॉर्टेंट होता है एक्विजिशन के लिए, बिना इसको खर्च किए। अच्छा, लीगल फीस ये मत समझो कि हमने लॉयर से ओपिनियन लिया। कई जगहों पर हमें वो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी भी करनी पड़ती है। अगर हम बैंक लोन वगैरह में जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो वहां पर लीगल फीस कंपलसरी हो जाती है, ऐसा भी नहीं। तो नॉर्मली ये खर्च होता ही होता है। तो इस केस में आपका ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और लैंड या प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर? चल सकते हैं आगे। पॉइंट नंबर 4। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, ढंग से सुनेंगे। अब यही लीगल फीस है। हुआ क्या, मैं कहानी पहले आपको बता दूं, फिर आपको समझ में आएगा। ये मेरी जमीन है, मेरी जमीन पर मेरा इतना कब्जा है, ये मेरे पोजीशन में है, ये जमीन इतना हिस्सा मेरे पोजीशन में है। लेकिन ये रेड वाला हिस्सा है ना, इस पर किसी दूसरे ने कब्जा कर रखा है। ओके, अब कब्जा तो कर रखा है, तो बवाल तो ऐसा नहीं कि लाठी डंडे से चलेगा, ये तो जाएगा कोर्ट में केस। अब ये प्रॉब्लम चली गई कोर्ट में। अब कोर्ट में अगर प्रॉब्लम चली है तो तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख मिलेंगी, और तारीख पे तारीख अगर मिलेंगी तो उसके लिए मुझे एक लॉयर अपॉइंट करना पड़ेगा। और लॉयर मुझसे हर महीने 3,000 रुपए अपनी फीस चार्ज करता है। कितनी चार्ज कर रहा है? 3,000 चार्ज कर रहा है पर मंथ। तो अब ये बताओ, ये जो लॉयर के ऊपर कॉस्ट है, कैपिटलाइज्ड होगी या नहीं? क्या उस लैंड की कॉस्ट में ऐड करेंगे या नहीं? बताओ। मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, अब आप बताइए। नहीं, होटल को मारो गोली, होटल की बात ही नहीं कर रहे। दिस इज अ न्यू वन क्वेश्चन। ये बिल्कुल होटल से मतलब अभी नहीं रख रहा है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। मेरी एक जमीन है, इतना हिस्सा मेरे पोजीशन में है, इतना हिस्सा किसी दूसरे ने कब्जा किया हुआ है। डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो मैंने लॉयर रखा, लॉयर रखा, वो कोर्ट में हियरिंग कर रहा है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आती है कि लॉयर तो फ्री में काम करेगा नहीं, 3,000 पर मंथ वो लेगा ही लेगा। अब बताओ, ये जो 3,000 आई एम जस्ट पेइंग टू लॉयर शैल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट? सन्नाटा क्यों है भाई? शायद। क्यों, नो का रीजन? चलिए मैं बता देता हूं। बिल्कुल नहीं होगा, आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके पीछे रीजन ये है कि मैंने कहा था कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहला,
क्या हम प्रॉपर्टी नई नहीं खरीद रहे हैं? नहीं सर, ऑलरेडी बाय कर चुके हैं। जितनी कॉस्ट लगनी थी उस प्रॉपर्टी पर हम ऑलरेडी बियर कर चुके हैं। अब जो खर्चा हम इस प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं, अब जो खर्चा इस प्रॉपर्टी पर हम कर रहे हैं, वो खर्चा हमारी किसी भी तरह से ना प्रॉफिटेबिलिटी, ना प्रोडक्टिविटी, ना एफिशिएंसी, ना कैपेसिटी, कुछ भी नहीं बढ़ा रहा। वो तो मेरी जेब से चला जा रहा है। हमारी ये वाली जो कंडीशन है, मैंने कौन-कौन सी कंडीशन बताई थी? लार्ज होता है, सर ठीक है, लार्ज आपने कहा था नॉर्मली होता भी है, नहीं भी होता, चलिए उसको हम किनारे कर देते हैं। खर्च करने से कुछ ना कुछ आइडेंटिटी आनी चाहिए, नथिंग, कुछ नहीं आ रहा। चलिए सर इसको भी गोली मारिए। इकोनॉमिक लाइफ 1 साल से अधिक होती है, सर ये भी पल्ले नहीं पड़ रहा, ठीक है छोड़ देते हैं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, काहे का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भाई? काहे का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट? इस खर्च को करने से कोई फ्यूचर को, बल्कि उल्टा जेब से ही जा रहा है, डिस्प्यूट है, ठीक है? तो हमारा ये रिकरिंग नेचर का है, डिस्प्यूट पर है और इसका कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला। इसीलिए हम इसको पीएल में ले जाएँगे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। अब आते हैं आपका क्वेश्चन क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4। अब आपका आंसर आएगा तुरंत। अमाउंट स्पेंट एज अ लॉयर फीस टू डिफेंड अ सूट, इस तरह का केस लड़ने पर। क्लेमिंग, किस तरह का क्लेम कर रहे थे? दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिव्स लैंड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है, उस पर मैंने लॉयर को कोर्ट में सूट फाइल करने का लीगल फीस दिया है या हम दे रहे हैं, तो क्या वो कैपिटलाइज्ड होगा? द आंसर इज नो, इट्स अ फॉल्स, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछ सकता है, नहीं तो हम थोड़ा आगे बढ़ें। ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। किसी को कोई भी दिक्कत हो तुरंत पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ें। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं, एक नया पॉइंट, फिर से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में तो बस सीखना ही सीखना है, सेकंड क्वेश्चन से आपका वो रूटीन बन जाएगा। कहता है अमाउंट खर्च किया मैंने किसी मशीन के जले हुए पार्ट को हटाकर उसको नया करने में। ओ ओ, मेरी ना मशीन चल रही थी, जल नहीं रही थी, चल रही थी। उसका एक पार्ट खराब हो गया। अब उस खराब पार्ट को मैंने निकलवाया और उसकी जगह नया पार्ट लगवाया 5 लाख रुपए का। बताओ ये हमारा कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर है? थोड़ा जल्दी बताएंगे। बताओ रेवेन्यू क्यों भाई, रेवेन्यू क्यों है इसमें? इसमें आप लोगों को क्या दिख गया? बहुत ही बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया जवाब है। ये तो अब रेगुलर होगा, कभी जलेगा कभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तो और, क्या इस जले हुए आइटम के बदले जब हम रिप्लेस करके नया आइटम लगा रहे हैं, तो क्या उससे हमारी मशीन की लाइफ बढ़ जाएगी? नहीं सर, मशीन की लाइफ तो उतनी ही रहेगी जितनी थी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितनी मशीन की लाइफ थी, हमारी मशीन की लाइफ तो उतनी ही रहेगी। तो जब मशीन की लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तो हम उसको ऐड भी नहीं करेंगे। ना हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ना एफिशिएंसी बढ़ रही है, ना कैपेसिटी बढ़ रही है, तो हम उसको ऐड भी नहीं करेंगे। क्लियर है? चल सकते हैं आगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अगर देखो ना, वर्न आउट आइटम था, उसको मैंने हटाया, नया पार्ट लगवाया, हमारी मशीन की लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हुई, हमारी कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी में कहीं कोई चेंजेस नहीं आए, तो दिस इज योर रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, दैट्स इट। अच्छा चलिए, अच्छा, फिर से ये बता चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं। हमने कोई खर्च किया है रिपेयर पे, जबकि वो खर्च कब किया था कि हमने कोई पुरानी बिल्डिंग ली और उसका व्हाइट वॉशिंग करवा रहे हैं पहली बार। हमने एक पुरानी बिल्डिंग ली और उस पुरानी बिल्डिंग को पहली बार व्हाइट वॉशिंग करवा रहे हैं। बताओ ये कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर? बहुत ही बढ़िया, ये हमारा कैपिटल नेचर है, क्योंकि हम
एसेट को अपने रनिंग कंडीशन में लाने तक के जितने भी खर्च करते हैं वो सारे के सारे हमारे कैपिटल नेचर के होते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, ये मैंने जो पॉइंट नंबर 7 है मैं लास्ट सेशन में आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन फिर से आप बताएं। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम किसी सिनेमा हॉल को, सिनेमा मतलब सिनेमा हॉल को, अगर हम किसी सिनेमा हॉल को रन करना चाहते हैं, देन इट रिक्वायर्स अ एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का लाइसेंस, और अगर वो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का लाइसेंस मांगता है तो हमें उस लाइसेंस को लेना पड़ेगा। अब बताओ, उस लाइसेंस को लेने पे मैंने खर्च कर दिए 20,000, कितने? 20,000। अब ये बताओ, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है या कैपिटल नेचर का? I'm just spending the amount to acquire a license to run the cinema. Yes, tell me, ये किस तरह का खर्चा है? बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया बाबू, तुम लोग बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। होता क्या है कि बिना लाइसेंस को एक्वायर किए आपका सिनेमा हॉल बनाना बेकार है। It means it is necessary to incur such type of expenditure to run the cinema hall. It's a capital nature expenditure. Is it clear? And license is an intangible asset. ये आपकी intangible asset की कैटेगरी में आती है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। चलिए, मैंने ये पॉइंट नंबर 8 आपको सुनील शेट्टी का बता दिया कि हमने स्पेंड किया है कुछ खर्चा टेम्पोरेरी हट्स बनवाने में, जो कि जरूरी था सिनेमा घर को बनवाने में, और उसके बाद फिर उसको हटा भी दिया ताकि हम सिनेमा हॉल को रेडी कर सकें। क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? आप लोग बताएं, आपका जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन डन डना डन डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, और मुझे मालूम है अब आपका ये क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगा, छोटी मोटी गलतियां आप करते रहेंगे। कहता है कि एक्सपेंस किया है हमने एक लाइसेंस एक्वायर करने में ताकि हम फैक्ट्री को चला सकें, और 10,000 का लाइसेंस कॉस्ट आया। यस, टेल मी, इट्स अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू? जिससे पूछेंगे अब वो बताएगा। हाँ, हर्ष बोलिए बाबू। अच्छा हर्ष बोलिए बाबू। अभिनव। बहुत बढ़िया, इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर है। चलिए, ये कैपिटल नेचर का है, क्योंकि अब अभी हमने सिनेमा हॉल का देखा था, अब ये फैक्ट्री के लिए बात एक ही है। 1,000 रुपए का मैंने एक्सपेंडिचर किया है। ओ मुझे मालूम है आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही नहीं आएगा। हमने ना, मैं कहानी बता देता हूँ क्या है। मेरी फैक्ट्री चलती थी एरिया 1 में। अब मैंने एक और फैक्ट्री बनवा ली एरिया 2 में, नई फैक्ट्री बनी है। अच्छा, इन दोनों फैक्ट्रीज के बीच में 20 किलोमीटर का गैप है। अब चूंकि एरिया 2 में नई फैक्ट्री बनी है, इट रिक्वायर्स स्टॉक, मुझे उसमें स्टॉक की जरूरत थी। अब तुरंत तो स्टॉक आया नहीं, मैंने थोड़ा सोचा, चलो इस बिल्डिंग में जो स्टॉक पड़ा हुआ है, चलो हम इस स्टॉक को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकें स्मूथ वे में। अब आप बताइए, जो इस स्टॉक को वहां ले जाने में मेरे 50,000 रुपए फ्रेट लगे हैं, लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी है, वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की? हैं? दो अलग अलग जवाब, एक ने कहा कैपिटल, एक ने कहा रेवेन्यू, और भी कोई है जवाब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैपिटल नेचर ज्यादा आएगा, और मैंने कहा आप लोगों का जवाब गलत होगा। अरे इंसानों, ये तो सोचो कि इस एक्सपेंडिचर को करने से क्या, मेरी बात ढंग से समझे, मैं जो सेंटेंस बोलने जा रहा हूं फिर से ढंग से सुने। इस एक्सपेंडिचर को करने से क्या हमारे बिजनेस की कोई प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और कैपेसिटी में कोई इंक्रीमेंट हुआ है क्या? अरे बोलो ना। क्या हमारी किस, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये तो मेरा जेब से वेस्टेज है। इट्स जस्ट लाइक अ वेस्टेज, इसका कोई प्रोडक्टिव यूज है ही नहीं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जीरो। तो काय के लिए कैपिटल? इट्स अ 100% रेवेन्यू। मैंने कहा था गलतियां आप लोगों से होंगी उन कंडीशंस में।
पहले ही बता दिया था। तो ये हमारा रेवेन्यू है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। 1000 मैंने खर्च किया स्टॉक को नई साइट पर ले जाने में, इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए सर, हमने ना अपनी मोटरसाइकिल नहीं, ये अपनी कार का ना इंजन का रिंग और पिस्टन चेंज करवाया और उस पर खर्च आया केवल 5000। इसलिए करवाया ताकि हमको फ्यूल की एफिशिएंसी मिल सके। बताओ ये कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर? और कोई? मैं बताता हूं, ये कैपिटल नेचर है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन ढंग से सुना दूं, सुनेंगे आप? मैं बोलता हूं, मैंने अपनी कार का, जो फैक्ट्री में यूज होती थी, उस कार के इंजन का चेसिस नहीं, रिंग और पिस्टन, नॉट चेसिस, वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। रिंग और पिस्टन वो चेंज करवाया, रिंग और पिस्टन चेंज करवाया। ये मेरा कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू नेचर? मेरी बात फिर से समझे, मैं फिर बोलता हूं, मैं बहुत कंफ्यूज करता हूं, मैं क्वेश्चन फिर पोर्ट पढ़ रहा हूं और जितना बोलूं उतना ही समझें। मैंने कार का कार के इंजन का रिंग और पिस्टन चेंज करवाया, 5000 रुपए लगे। कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर है? अब क्यों रेवेन्यू हो गया? बड़े बदलू हो तुम लोग, बदलानी की तरह बदलू हो। बताओ क्यों बदल गए हैं? क्यों बदल गए? बहुत ही बढ़िया बाबू, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मैंने यहां पर ये वर्ड यूज ही नहीं किया, ये वाला गेट फ्यूल एफिशिएंसी। If there was a purpose to get fuel efficiency, that's why we incur the expenditure of rupees 5000, it would be treated as a capital nature. But yes, if this sentence is, if these three words are missing from this question, अगर ये तीन वर्ड हटा दिए जाएं इस क्वेश्चन से, इट्स अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। क्योंकि हमें ना प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है ना प्रोडक्टिविटी। जरूरी थोड़ी है रिंग और पिस्टन चेंज कराओ तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया होगी, ये किसने कह दिया? मेरी गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी ऑलरेडी बढ़िया था, अभी अभी कल ही खरीदी थी गाड़ी, 3 दिन पहले खरीदी थी, बढ़िया था एफिशिएंसी, खराब हो गया, चेंज कर दिया। तो ये रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे तो कोई एफिशिएंसी तो बढ़ी ही नहीं। होप सो यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरी गाड़ी पुरानी हो गई थी, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत वीक थी, मैंने उसमें से रिंग और पिस्टन हटा दिया ताकि हम उस गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी यूज कर सकें, तो इट्स अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। दोनों सेंटेंसेस में जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है। आगे चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं, परमिशन है? चलिए बाबू, एक नया पॉइंट है। मनी पे किया मैंने महानगर टेलीफोन लिमिटेड एमटीएनएल में 8000 रुपए, ताकि मेरी फैक्ट्री यानी ऑफिस में टेलीफोन को इंस्टॉल किया जा सके। इट्स अ कैपिटल और रेवेन्यू? इट्स अ कैपिटल और रेवेन्यू? ये दोनों हो सकता है। ये नहीं नहीं, दोनों भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, ढंग से सुनेंगे, एंड माइट बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर हाउ, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ढंग से 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे। जब आप वो डब्बा ले आते हैं ना, जो फोन का डब्बा होता है पुराने जमाने का, आपने देखा होगा, ट्रिंग ट्रिंग करने वाला ऐसे डायल होता है, वो अगर आप डब्बा इंस्टॉल करवाते हैं, एमटीएनएल या बीएसएनएल में जाते हैं, आपको एक डब्बा मिलता है, आप अपने ऑफिस में रखते हैं। 8000 रुपए, अब तो पॉसिबल नहीं है, 8000 बहुत कॉस्टली हो गया, 8000 रुपए आपने जमा किए। अब अगर वो 8000 फिक्स्ड अमाउंट लेकर के जब आप अपना इंस्टॉलेशन हटवाएंगे उस डब्बे का, मतलब उस फोन का, एमटीएनएल का, तो आपको 8000 वापस हो जाएंगे, अगर ये केस है, या नॉन रिफंडेबल है, 8000 रुपए नॉन रिफंडेबल है। दूसरा, कि जो अब आप बिल पेमेंट करेंगे, ये दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये ऑप्शन हो सकता है कि जो अब आप फ्यूचर में बिल पेमेंट करेंगे, आपके हर बिल में से 200 माइनस हो जाएगा, उस 8000 को यूज कर देंगे। तो अगर ये एडजस्टमेंट वाला केस है, 200 200 हर महीने आपका बिल आ रहा है 800, चलो भाई 200 कम दे दो,
कितना दो, 600 दो। 200 क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि जो मैंने 8000 पे किया था ना उसमें से एडजस्ट हो गया। तो ये हमारा 800 जो बिल कॉस्ट है, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर ये रेवेन्यू कॉस्ट है जो हर महीने बिल कॉस्ट आती है, जो हम हर महीने टेलीफोन कॉस्ट देते हैं, वो हमारा क्या होता है? रेवेन्यू। तो ये जो 200 इस 8000 में जा रहा है, इसका मतलब ये भी 8000 हमने क्या दिया है? रेवेन्यू नेचर के खर्चे में दिया, बिल में एडजस्ट करने के लिए दिया है, इट्स अ रेवेन्यू। लेकिन अगर ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है कि हम इसको बिल में एडजस्ट करेंगे, ये नॉन रिफंडेबल है, तो इस केस में ये हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा बन जाएगा। क्लियर है? चलो भाई बताओ, किसी को दिक्कत हो तो तुरंत बताओ। मैंने कहा अगर ये रिफंडेबल नहीं है, ये 8,000 रुपए गवर्नमेंट ने ले लिया, एमटीएनएल या बीएसएनएल ने ले लिया, तो ये आपका कैपिटल नेचर है। लेकिन अगर ये आपका बिल की कॉस्ट में हर महीने ऐड होता जा रहा है, मतलब बिल की कॉस्ट कुछ कम आ जा रही है रेवेन्यू नेचर में से, तो ये आपका रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। अब बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है? दोनों हो सकता है। हाँ बताओ, कोई किसी को कोई दिक्कत? किसी और को कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आपके बुक में जब अगर आप इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें एक ही आंसर दिया रहेगा, या तो कैपिटल बोला रहेगा या तो रेवेन्यू। लेकिन आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में आपका आंसर कैपिटल भी हो सकता है और रेवेन्यू, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर और द सर्कमस्टांसेस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अ फैक्ट्री शेड वाज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,00,000। एक फैक्ट्री शेड है जो 1,00,000 रुपए की कॉस्ट पर बनवाया गया है और 5,000 इनकर किया गया है टेम्पोरेरी हट्स बनवाने के लिए, बनाने के लिए। तो आपको मैंने बता दिया टेम्पोरेरी हट्स बनवाने की जो कॉस्ट होती है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाती है, फैक्ट्री शेड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। नथिंग इज न्यू इन दैट। तो ये मैं छोड़ देता हूँ, ये कैपिटल नेचर का ही खर्चा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। एक पिक्चर वाला है, मतलब सिनेमा हाउस चलाता है और उसने ये खर्चे किए। अब आप बताओ, सिनेमा हाउस वाले ने खर्चे किए, सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा है 9,000 में, और उस सेकेंड हैंड फर्नीचर पर पेंटिंग और रिपेयर का कॉस्ट लगा है 1,000। सेकेंड हैंड फर्नीचर पर 1,000 रुपए रिपेयर कॉस्ट और पेंटिंग कॉस्ट लगाया और उस पर 200 रुपए वर्कर को दिया है। बताओ, बताओ ये 1200 कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का? बताओ ये 1200 कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का? ये कैपिटल नेचर का है। बिल्कुल ठीक है, ये कैपिटल, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इस एसेट को यूज करेंगे। फर्स्ट टाइम इस एसेट को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? फर्स्ट टाइम। मेरे लिए वो सेकंड हैंड नहीं है, मेरे लिए वो सेकंड हैंड भी फर्स्ट हैंड ही है, मेरे लिए वो न्यू है। तो अगर उसको रिपेयर वगैरह करवा कर हम ब्रिंगिंग इनटू रनिंग कंडीशन में ले आ रहे हैं, तो जितने भी खर्च करेंगे वो सारे के सारे हमारे कैपिटल नेचर के खर्चे होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। Expenses in connection with obtaining a license for running the cinema। मैंने क्या बोला कि अगर हम किसी सिनेमा हॉल को रन करने के लिए कोई लाइसेंस लेते हैं और 20,000 खर्च कर दिया, तो बताओ ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू? सर आप बता चुके, फिर बार बार उसी पॉइंट को ना ले आइए। ये कैपिटल नेचर का है, ठीक है, हम आगे बढ़ गए। During the course of the year, the cinema was fined for ₹1,000। 1,000 रुपए जुर्माना लगा क्योंकि उसने नियमों को तोड़ा था, लॉ को तोड़ा था। और चलो ये बताओ, 1,000 रुपए ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का? जो 1,000 रुपए फाइन लगी है, ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का? ये हमारा, क्यों भाई रेवेन्यू? इसलिए आप बोल रहे हैं कि इससे कोई प्रोडक्टिविटी, कोई एफिशिएंसी, कोई कैपेसिटी, कोई प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई, बल्कि जेब से गया गया, कुछ आया नहीं, बल्कि उल्टा जेब से गया गया। बिल्कुल सही है। चलिए, हर साल हमको 2,000 रुपए उस लाइसेंस को रिन्यूअल का पेमेंट करना है। अब बताओ, अब बताओ, मुझे हर साल 2,000 रुपए उसके लाइसेंस के रिन्यूअल का पेमेंट करना है। अब जरा बताओ हमारे सवाल का जवाब, ये 2,000 जो हर साल हम देंगे, ये कैपिटल है या रेवेन्यू?
और कोई? बहुत गलत जवाब, ये रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नहीं है। ये रेवेन्यू नेचर का है क्योंकि हर साल है, रिकरिंग है। जो हमने एक बार खरीद लिया, एक बार रनिंग कंडीशन में कोई चीज आ गई सो आ गई, इसके बाद जो भी खर्च करेंगे आप उसको मेंटेन करने का, वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। तो रिन्यूअल कॉस्ट हमेशा किसी भी चीज का रेवेन्यू नेचर का होता है क्योंकि वो रिन्यू होता है, हर साल रिकरिंग नेचर का होता है। ये आपका जो इंश्योरेंस कॉस्ट है या आपका लाइसेंस का रिन्यूअल है। तो खैर अगला क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी बता दिया कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 हम हर साल पे करते हैं। तो हर साल पे करते हैं तो भैया ये रेवेन्यू नेचर का है, आपको देना ही पड़ेगा फायर इंश्योरेंस। आग लग जाएगी तो नुकसान हो जाएगा, उस नुकसान से बचने के लिए हमने 1000 रुपए का और नुकसान कर दिया। उस नुकसान से बचने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिवेंट मी माई सेल्फ from incurring the extra losses due to fire and all these things. I have paid rupees 1000 as an insurance premium. Now, this insurance premium is to be paid by me regularly after completion of the 1 year, second year, third year. It's a revenue nature expenditure और इससे हमारी कोई प्रॉफिटेबिलिटी, कोई प्रोडक्टिविटी, कोई एफिशिएंसी, कोई नई चीज आइडेंटिटी में नहीं आ रही। चलिए, ये हमने पहले ही बता दिया कि टेम्पोरेरी हट्स बनाए गए हैं, बाद में उसको डिमोलिश कर दिया गया। वो सिनेमा हॉल सुनील शेट्टी वाला आंसर हमें याद है, वो सर कैपिटल नेचर का है। हो गया। एक नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब बताइए, चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 जरा ढंग से देखेंगे। स्टेट विद रीजंस हाउ वुड यू क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस है 25,000। मोटर कार का बेटर फ्यूअल एफिशिएंसी, मैंने कहा ना ये वर्ड जरूर देखेंगे। अगर बेटर फ्यूअल एफिशिएंसी है तो कैपिटल नेचर का है। अगर फ्यूअल एफिशिएंसी वर्ड नहीं लिखा होता तो हम इसको रेवेन्यू बोल दिए होते अब तक। चलिए सर, हमने ना अपने बिजनेस को इनॉग्रेट किया, हमने एक नई मशीन लगाई, हमने एक नया प्लांट सेट किया, हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। एग्जिस्टिंग बिजनेस था मेरा, हमने एक और नया प्लांट लगाया, और जब प्लांट लगाया तो दुनिया को बताना जरूरी था। अब दुनिया को बताने के लिए मैंने क्या किया मालूम है? मैंने इनॉग्रेशन करवाया उसका, और इनॉग्रेशन पर मैंने 25 लाख का मैंने खर्च बियर किया। कितने का खर्च बियर किया है? 25 lakhs का खर्चा बियर किया है। बताओ ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है? एक काम करते हैं, चूंकि मुझे आपको एक टॉपिक अभी बताना बाकी है, कोई जवाब ना दे इसका, इसको हम नेक्स्ट सेशन के लिए पोस्टपोन करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को। क्योंकि मैंने आपको अभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो आपको अभी इसका जवाब नहीं मालूम होगा। जब वो देख लेंगे तो उसके बाद आप जवाब देंगे, तब पता चलेगा आपका सही है या गलत है। फिलहाल जो भी कुछ आपने बताया वो गलत बताया, ठीक है ना? तो हम इसको नेक्स्ट सेशन के लिए, हमको पूरा एक कम से कम 20-25 मिनट इस पॉइंट को बताने में लगेगा आपको कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है, देखेंगे। एक 25 करोड़ का कंपनसेशन है जो मैंने अपने एम्प्लॉयज को दिया है, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब जो जा रहा है। अब मेरे यहाँ फैक्ट्री में 500 लेबर काम कर रहे हैं, अब उसमें से काम के केवल 400 हैं, 100 एक्स्ट्रा हैं। तो मैंने कहा कौन कौन जाना चाहेगा, कौन कौन? तो उसमें से कुछ लोगों ने हाथ उठाया, उनको मैंने कहा लो 25 करोड़, 25 करोड़, जाओ यहाँ से। अब बताओ ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का? ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर? अरे बाबू, कहे से 25 करोड़ रुपए देख करके आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैंने कहा था अमाउंट देखकर कभी डिसाइड मत करना कि वो कैपिटल है या रेवेन्यू है। आप ये सोचो क्या इससे फर्म की कैपेसिटी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एफिशिएंसी बढ़ी? हाँ सर, प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे आप बात बदल रहे हैं? ऐसे जल्दी जल्दी मत बदला करो मेरी तरह। मैंने कहा कि क्या इससे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी? एक्स्ट्रा हेडेक थी, मैंने उनको 25 करोड़ देकर निकाल दिया, अब फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा। बढ़ेगा तो ये कैपिटल है या रेवेन्यू? अरे ऐसे कैसे कैपिटल हो गया? अरे दूसरी कंडीशंस को भी तो ध्यान में रखो। क्या इस खर्च को करने से कुछ आया क्या? जमीन आई, बिल्डिंग आई, गुडविल आई, कोई प्रॉपर्टी आई, कुछ आया क्या?
तब अब ना तो उधर के रहे ना तो इधर के रहे, तो इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों चीजें आपको साथ में मैनेज करनी है। 25 करोड़ अमाउंट को नहीं देखना, पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ खर्च हुआ है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, पक्की बात है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन क्या इस खर्च को करने से कोई चीज आइडेंटिटी में आई? क्या मैंने एक कंडीशन ये भी बताई थी, नथिंग। तो भैया ये आपका खर्चा ही तो है, कुछ आया नहीं तो फिर कहां से कैपिटल नेचर का? या तो टेंजिबल एसेट आती या तो इनटेंजिबल एसेट आती, कुछ नहीं आया, तो भैया जाओ, खर्चा तो खर्चा है। तो ये एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू नेचर का। अच्छा, नया पॉइंट, 10,000 मैंने ये कहानी पहले ही बताई थी कि मेरे पास फोन आया मेरे दोस्त का कि बैंगलोर में चलो तुम्हें 1 करोड़ की जमीन 40 लाख में दिलवा दें, याद होगा आपको, मैंने ये कहानी बताई थी। ये वही कहानी है कि मैंने उस जमीन को लेने के लिए बाहर चले गए, डायरेक्टर को बाहर भेज दिया और उस पर 10,000 रुपए का ट्रैवलिंग कॉस्ट लगा। यानी एक जमीन मुझे विदेश में खरीदनी थी, कंपनी के नाम से, कंपनी के नाम से जमीन खरीदनी थी। मैंने डायरेक्टर को कहा जा 10,000 रुपए खर्च कर ले और अब्रॉड जा करके ये जमीन खरीद करके आ, या कोई कैपिटल एसेट खरीद करके आ। जमीन खरीद करके तो नहीं आएगा, जमीन तो वहीं रहेगी, चलो ये प्लांट लेकर के आओ। वो गया वहां प्लांट ले करके आ गया। अब बताओ, ये जो मैंने डायरेक्टर के ऊपर 10,000 रुपए उसके ट्रेवलिंग कॉस्ट दी थी ताकि वो फॉरेन में जा करके जमीन लेकर के, सॉरी प्लांट लेकर के आ जाए, तो ये 10,000 रुपए क्या प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगा? क्या ये 10,000 आपके प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगा? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल ऐड होगा, क्योंकि बिना उस खर्च को किए हो सकता है प्लांट आपके मन मुताबिक ना मिलता, निगोशिएशंस आप नहीं कर पाते, या सही तरीके से प्लांट नहीं आ पाता, या जो आप चाहते थे फीचर्स वो नहीं मिलते। तो जरूरी है जाना, आपने अगर उस पर कोई ट्रैवलिंग कॉस्ट की है, दैट वुड बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्लांट, वो प्लांट की कॉस्ट में 10,000 ऐड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हमें ना मुझे मेरे डेटर्स से पैसा मिला, हमें ना मुझे मेरे डेटर्स से पैसा मिला, जिसको मैंने उधार माल बेचा था ना, मैंने सेल किया, और ये जो सेल किया है ये क्रेडिट सेल किया है, और जो क्रेडिट सेल किया है इन लोगों से मुझे कलेक्शन हुआ है, जिनको मैंने उधार माल बेचा। अब बताओ ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट, बहुत बढ़िया। क्योंकि कैपिटल रिसीट कैसे, जब आप माल बेचते हो तो रेगुलर वे में बेचते हो, दिस इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, माल खरीदना माल बेचना ये हमारे बिजनेस का पार्ट है, और दिन भर में 10 बार होता है, रिकरिंग नेचर का है। अगर मैंने किसी को उधार माल दिया है तो वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का आइटम है, और उसका कलेक्शन भी हमारा रेवेन्यू नेचर का ही होगा, ठीक है ना? तो उसका रिसीट हमारा रेवेन्यू रिसीट होगा। बहुत ही बढ़िया। सर ये तो आपने बता दिया रेवेन्यू रिसीट, अगर उधार माल बेचा तो क्या हमारा ये रेवेन्यू नहीं माना जाएगा? मेरी बात ढंग से समझेंगे। चलिए छोड़ देते हैं इसको, और थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो काम की चीजें हैं एक्सपेंडिचर का वो क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इसमें एक पॉइंट अभी हमको आपको बताना रह गया है। कलेक्शन वर्ड यूज किया गया है, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे क्या वर्ड है, चूंकि चलिए छोड़ते हैं। तो मैंने दो पॉइंट अभी तक छोड़वाए आपको, एक तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मुझे निरमा और घड़ी कंपनी की आपको एक स्टोरी बतानी है, गाना गाना है, और साथ ही साथ ये कलेक्शन के बारे में मुझे आपको बताना है। चलिए दूसरा, अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट। ठीक है, तो बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए छोटी बिल्डिंग तोड़ना जरूरी था, तो उसकी डिमोलिशन कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट होगी। सर मत बताइए, आप बता चुके हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट, चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, रिसिप्ट है, कलेक्शन है, रिसिप्ट को हम लोग आज किनारे करते हैं, ये नेक्स्ट सेशन में डिस्कस होगा। ये पहला पॉइंट बता चुके हैं हम आपको। इसमें यह है, एक रेस्टोरेंट है मेरा और पुराने केबिन बने हुए हैं, मैंने उसको रिनोवेशन करवाया, और रिनोवेशन इस तरह से करवाया कि सिटिंग कैपेसिटी पहले 10 लोग बैठते थे, अब 13 लोग बैठेंगे।
तो अब बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू? 20,000 का जो खर्चा हुआ कैपिटल होगा। बहुत बढ़िया। रेवेन्यू इसलिए नहीं होगा, कैपिटल इसलिए होगा क्योंकि सिटिंग कैपेसिटी बढ़ गई, प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा के लिए बढ़ गई। चलिए सर, ठीक है, ये बता चुके थे आपको। हमारा न्यू दिल्ली फाइनेंस कंपनी है जिससे कुछ सामान बेचा है, इंस्टॉलमेंट छोड़ देते हैं इसको भी, क्योंकि ये रिसीट बेसिस पर है। वो मैंने कहा नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। लास्ट पॉइंट क्या कहता है आपका? कहता है बल्लभ एंड कंपनी ऑफ दिल्ली परचेज अ मशीनरी फ्रॉम शाह एंड कंपनी ऑफ अहमदाबाद। मेसर्स बल्लभ एंड कंपनी स्पेंड 40,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अरे 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 अरे, अगर हम कोई मशीन खरीदते हैं तो उसके ऊपर अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है तो वो भी तो कैपिटल नेचर का होता है। बता चुके हैं कि हमने मशीन खरीदी थी, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी दी, उस पर टैक्सेस पे किया, पूरी कहानी याद होगी आपको। अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोगों से करवाया था मैंने, फर्स्ट सेशन में ही करवा दिया था। तो उसमें मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह ऐड किया था। देखिए यहाँ पर ये करवाया था ना, तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस ये सब ऐड करवाया था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब कैपिटल कॉस्ट में आप लोगों ने ही बोला था। तो ये हम लोग का हो गया है, कोई भी चीज बची नहीं है। केवल 2 पॉइंट बचे हैं जो मुझे नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करना है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और सेकंड पॉइंट आपका जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है कलेक्शन से रिलेटेड। तो इन 2 पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी बताइए कोई दिक्कत हो तो बताएं, नहीं तो आज का ये सेशन मेरा डन है। मुझे आपके साथ आज इतनी ही इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। बोलिए। चलिए वाह, बहुत बढ़िया। तो कल हम लोग जब आएंगे तो हम लोग अपना जो 20 मिनट 30 मिनट लगेगा ये टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम तुरंत एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जर्नल एंट्रीज, हमें एक बार आप अभी हाँ या ना में जवाब दे दें कि जर्नल एंट्रीज आप लोगों ने कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं क्या? कोई ऐसा भी है जो साइंस बैकग्राउंड का है? कोई साइंस बैकग्राउंड का है? सारे कॉमर्स, तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे जर्नल एंट्रीज पर, और जर्नल एंट्रीज में हम लोग केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बेसिक्स है, केवल आपको एक इंट्रो दूंगा। सीधे हम अपने काम की चीज़ों पर चलेंगे। जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये हम थोड़ा स्पीड में देखेंगे ताकि हम अपने काम के मुद्दे पर आ सकें। अगर आप लोग साइंस साइड के स्टूडेंट हैं कोई, तो हमसे बिल्कुल बताएगा, अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल शेयर करेगा, उसका सॉल्यूशन हमारे पास है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर साइंस साइड का है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।